Hello guys and welcome on our channel Medicodynamic. Myself Muskan Mathur, and this is my second video which is a part of introduction of microbiology. So today we discuss about the importance and relevance of microbiology principles and Koch postulates. So what is the importance and relevance या importance क्या है माइक्रोबायोलॉजी की, क्या क्या महत्वपूर्णताएं हैं उसके अंदर और क्या क्या उसके प्रिंसिपल्स है, क्या सिद्धांत है। कॉच पोस्टुलेट्स क्या हैं? कॉच जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये साइंटिस्ट रॉबर्ट कॉच से जुड़ा हुआ है। तो रॉबर्ट कॉच ने जो भी कॉच पोस्टुलेट दिए थे, कॉच फिनोमेना दिया था, पोस्टुलेट दिए थे, तो ये उसी से रिलेटेड है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस एंड रेलेवेंस से। इंपॉर्टेंस एंड रेलेवेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फर्स्ट इज नॉलेज ऑफ मोड्स टू ट्रांसफर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोबायोलॉजी हमें ये बताती है, हमें ये कि जो भी डिजीज है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई पॉजिटिव एजेंट है, तो वो कैसे ट्रांसफर होता है। तो दिस नॉलेज इंश्योर्स करेक्ट मेथड ऑफ हैंडलिंग बेबीज एंड केयरिंग सिक पीपल विथ कम्युनिकेबल डिजीज। अगर कोई पर्सन है वो कम्युनिकेबल डिजीज से सफ़र कर रहा है, तो उसकी केयर कैसे करनी है या उसे क्या क्या गाइडेंस देनी है, उसे क्या क्या सुरक्षा रखनी चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सब हमें माइक्रोबायोलॉजी बताती है कि अगर हम छोटे बेबी को हैंडल कर रहे हैं तो हमें प्रॉपरली हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, ताकि कोई अगर हमारे हाथ में जर्म्स है तो वो उसे ट्रांसफ़र ना हो, कोई डिजीज से ट्रांसफ़र ना हो। या अगर कोई सिक पेशेंट है जो कम्युनिकेबल डिजीज से सफ़र कर रहा है, हम उसे टच करते हैं अगर, तो हमें प्रॉपरली हैंड वॉश करना चाहिए। या किसी अनदर पर्सन को अगर हम टच कर ले या उस हमारे थ्रू उस पर्सन में अगर वो डिजीज चली गई, तो वो क्या होता है, एक मोड ऑफ ट्रांसफर होता है कि वो किस प्रकार से दूसरे पर्सन में गई, तो कि भाई हमारे टच करने से चलेगा, हमने प्रॉपरली हैंड वॉश नहीं किया। तो माइक्रोबायोलॉजी के इस प्रिंसिपल में यही बताया गया, इंपॉर्टेंस में यही बताया गया है कि हम कैसे हमें नॉलेज हो कि है ना मोड ऑफ ट्रांसफर क्या है, कैसे एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे जगह पर पहुंचता है। सेकंड है नॉलेज ऑफ इम्यूनिटी। नॉलेज ऑफ इम्यूनिटी का मतलब है कि अगर हम सभी डिजीज से अगर लड़ रहे हैं तो उसका मेन क्या है, इम्यूनिटी। उसकी हमारी पावर क्या है, इम्यूनिटी। और अगर हमारे को नॉलेज ही नहीं होगी इम्यूनिटी के बारे में, तो हम उसे बूस्ट नहीं कर पाएंगे, हम उसे, और हो भी सकता है कि हम उसे कहीं ना कहीं जगह हम उसे सप्रेस कर रहे हो, या फिर हम कुछ ऐसा खा रहे हो जिसमें वो चीज़ हो ही नहीं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाए। ये इम्यूनिटी होती क्या है, उसमें कौन सी सेल्स होती है जो इम्यूनिटी को बनाती है, या हम इम्यूनिटी के क्या क्या यूजेस हैं। तो अगर हमें सब ये सब पता ही नहीं होगा, तो एक मतलब ही नहीं है कि इम्यूनिटी चीज का कुछ मतलब ही नहीं हुआ। तो ये हमें बताता है माइक्रोबायोलॉजी कि इन केस ऑफ इन्फेक्शन हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। हमें बताता है कि अगर है ना कोई इन्फेक्शन है तो को बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए, या फिर किसी डिजीज से लड़ने के लिए क्या चाहिए होती है, इम्यूनिटी चाहिए होती है। इम्यूनिटी क्या होती है, ये हमें बताती है माइक्रोबायोलॉजी। नॉलेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पोर्टल एंट्री एंड एग्जिट। हमें माइक्रोबायोलॉजी बताती है कि क्या पोर्टल एंट्री है, यानी किस चीज के थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है या जो डिजीज कॉज करने के लिए एजेंट होता है, वो कैसे एंटर करता है बॉडी में ह्यूमन की, और कैसे बाहर निकलता है। अगर मान लीजिए कोई कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब कोई ऐसी डिजीज है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो सकती है, तो वो कैसे होगी, जिस पर्सन को वो बीमारी है उसके थ्रू वो दूसरे के शरीर में जाती है, और उसके थ्रू जब वो एग्जिट होता है एजेंट, तो वो तीसरे के शरीर में जाता है। ये कैसे होता है, तो ये नॉलेज भी हमें कौन देता है, माइक्रोबायोलॉजी। तो हम एग्जांपल देखते हैं। इन रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, पैथोजेंस एंटर्स बाय इनहेलेशन एंड एग्जिस्ट बाय सलाइवा या ड्रॉपलेट्स। अगर किसी पर्सन को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो अगर वो खांसता है या छींकता है, तो उसकी जो सलाइवा की जो ड्रॉपलेट्स होती है वो क्या करती है, एयर में
मिल जाती है। और अगर है ना उसे कोई गिरने से पहले, ड्रॉपलेट्स के जमीन पे गिरने से पहले अगर कोई उन्हें उसे इनहेल कर लेता है, अगर कोई हेल्दी ह्यूमन बीइंग अगर उसे इनहेल कर लेता है तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ये क्या हुआ, ये एंट्री हुई कि इन्फेक्शन एंटर करा। लेकिन एग्जिट कैसे करेगा, वो बाहर कैसे आएगा इन्फेक्शन? बाहर भी वो कब करेगा, जब वो छींकेगा इंसान तो ही वो वापस बाहर जाएगा। यानी इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन या पोर्टल एंट्री क्या है, स्नीजिंग या कफिंग। नेक्स्ट है इंडाइजेशन ट्रैक्ट। अगर डाइजेशन ट्रैक्ट में क्या होता है कि पैथोजन एंटर्स थ्रू इंजेशन ऑफ फूड एंड एग्जिस्ट बाय फीसेस। जो पैथोजन है वो एंटर कर जाता है फूड के थ्रू। अगर कोई फूड है, हमने फूड प्रिपेयर किया, उसे हमने ढका नहीं, कोई मक्खी आई जो कि जिसके जो पैर थे उस पे कोई ऐसा पॉजिटिव एजेंट लगा था जो डिजीज कॉज कर सकता है, तो वो क्या करेगी, जब हमारे फूड पे बैठेगी तो उसमें वो एजेंट आ जाएगा और हम उसे खा लेंगे, तो क्या हो गया, हम उस डिजीज से सफर करेंगे। लाइक हम देख सकते हैं अगर टाइफाइड फीवर है या फिर है ना विब्रियो कॉलेरा है, तो ये क्या है ना, बैड प्योर बैड और है ना खराब खाने की वजह से और पीने की वजह से होता है, जो कि हाइजीनिक नहीं होता खाना, उसकी वजह से होता है। तो एंटर कैसे करा उसने, फूड के थ्रू। अब एग्जिस्ट कैसे करें, फूड का जब कंप्लीटली डाइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा, फीसिस बनेगा, तो फीसिस के थ्रू जो एजेंट है वो एग्जिट करेगा। जैसे विब्रियो कॉलेरा है, तो जब कॉलेरा डिजीज होती है तो वो एंट्री तो कर ली कि भाई है ना बैड वाटर या गंदे पानी की वजह से, अनहाइजीनिक वाटर की वजह से होता है और फूड की वजह से होता है। और हम एग्जिस्ट कैसे करता है, फिशेस की वजह से। तो क्या होता है कि जो विब्रियो कॉलेरा होता है उसमें पेशेंट को राइस वाटर स्टूल आता है। तो राइस वाटर स्टूल्स में लेबोरेटरी में देखा गया कि बहुत ज्यादा मात्रा में विब्रियो कॉलेरा प्रेजेंट होते हैं, तो एग्जिस्ट करता है थ्रू फीसेस। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है नॉलेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल प्रिंसिपल। मेनली जो माइक्रोबायोलॉजी की इम्पोर्टेंस है वो क्या है कि ये हमें नॉलेज कराता है कि माइक्रोबायोलॉजी के प्रिंसिपल क्या है। और माइक्रोबायोलॉजी के प्रिंसिपल्स ऐसे हैं कि उसके बेस पे हम सब कुछ अच्छे से समझ पाएंगे, हम अपने आप को अच्छे से हेल्दी रख पाएंगे, डिजीज से हम लड़ पाएंगे, हम ये जान पाएंगे कि क्या है डिजीज, क्या है, कैसे हो रही है, कैसे फैल रही है, कैसे रोक सकते हैं। मतलब प्रिंसिपल्स में हम ऑल ओवर सब देखते हैं। ये हमारे को बहुत अच्छे से हेल्प करता है। तो इट्स हेल्प इंडिविजुअल टू रिकवरी डिजीज एंड प्रिवेंटिंग डिजीज। ये हमें मदद करता है कि हम अपने डिजीज से रिकवर हो सके और अगर कोई डिजीज आने वाली है तो हम उससे प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। यानी जो माइक्रोबायोलॉजी है कहाँ कहाँ पर अप्लाई होती है। इन प्रमोटिंग एंड मेंटेनिंग पब्लिक हेल्थ, हेल्प टू कंट्रोल इन्फेक्शन बाय डिटेक्शन। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में हम देखते हैं कि जो इन्फेक्शन है उसका सोर्स क्या है, मतलब कि उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, वो बैक्टीरिया है, वायरस है या कोई प्रोटोजोआ है, या फिर वो किस चीज से हो रहा है, कि वो खाने से हो रहा है या फिर किसी पानी से हो रहा है, खाने पानी से हो सकता है, या फिर किसी ह्यूमन बीइंग से भी हो सकता है, किसी एनिमल से हो सकता है। यानी ऐसी क्या चीज है जिसके अंदर इन्फेक्शन है वो हमें हो रहा है, तो वो हो गया हमारा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, यानी अगर कोई पर्सन है, वो खाना हो सकता है या फिर वो पानी हो सकता है, कुछ कोई इंसान हो सकता है, फॉर्मेट हो सकता है। तो अगर कोई इंसान है तो उससे हमें इन्फेक्शन कैसे हो रहा है, यानी मीडिया क्या है या मीडियम क्या है। तो जैसे हम देखेंगे कि कोई ह्यूमन बींग है, वो छींकता है तो ड्रॉपलेट्स आउट होती है, एयर में मिलती है, हम इनहेल करते हैं, हमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो एयर क्या है, एयर हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एयर के थ्रू इन्फेक्शन हुआ, एयरबोर्न डिजीज है, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि अगर कोई पर्सन है, उसके फीसिस के थ्रू भी हो सकता है, तो वो फीकोरल रूट के थ्रू हो सकता है। तो मतलब देख रहे हैं कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन पहुंच कैसे रहा है, वो तरीका क्या है जिसके थ्रू एक जने से दूसरे जने में इन्फेक्शन जा रहा है, तो वो हो गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है द ससेप्टेबल ह्यूमन बींग और कैरियर।
अगर कोई ह्यूमन बींग है, तो अगर कोई इन्फेक्शन के लिए कौन ह्यूमन बींग है जो ससेप्टेबल है, यानी उसकी इम्यूनिटी वीक हो, या वो ओल्ड एज हो या चिल्ड्रन हो, जिसको इन्फेक्शन जल्दी कैरी कर सकता है, ये हम देखते हैं एप्लीकेशन माइक्रोबायोलॉजी में। या फिर कोई ह्यूमन बींग है जो एज अ कैरियर वर्क कर रहा है, यानी उसको कोई सिम्टम्स नहीं है डिजीज के, लेकिन वो दूसरों में कॉज कर सकता है, तो वो कैरियर कौन है, ये हम एप्लीकेशन माइक्रोबायोलॉजी में जानते हैं। तो ये सब मिलके हमें क्या करता है, हमारी हेल्थ को प्रमोट करता है और इन्फेक्शंस को है ना कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। तो ये सब थे इम्पोर्टेंस एंड रेलेवेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कि माइक्रोबायोलॉजी के प्रिंसिपल क्या क्या है। द प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हेल्प टू मेंटेन हेल्दी एनवायरनमेंट विच प्रोवाइड healthy life to human beings, which is load environmental sanitation, proper ventilation, cleaning methods of food kitchen, cleanliness of food, kitchen utensils, hand washing etc. तो जो प्रिंसिपल है माइक्रोबायोलॉजी में, वो हेल्प करते हैं हमारी एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए, हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, और हमें वो कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि हाँ हम इस जगह पर रह सकते हैं। तो इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें आता है एनवायरमेंटल सैनिटेशन आता है, वेंटिलेशन आता है, और फूड की क्लीनिंगनेस आती है, किचन यूटेंसिल की क्लीनिंगनेस आती है, हैंड वॉशिंग आती है, हाइजीन आती है। इसमें सारे प्रिंसिपल्स आते हैं। तो हम धीरे धीरे करके एक एक प्रिंसिपल को देखेंगे। तो फर्स्ट है एनवायरमेंटल सैनिटेशन। एनवायरमेंट क्या होता है, अगर हमारे चारों तरफ का जो भी वातावरण है, जो भी चारों तरफ का एरिया है, वो हमारा एनवायरमेंट है। सैनिटेशन यानी उसकी साफ सफाई, हम उसे कैसा रखते हैं, उसे हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। सो द एनवायरमेंट इन विच मैन लिव्स एंड वर्क must be safe and confident to helpful living. Environment at sanitation includes pure water and air, sanitation of food articles, safe water supply, sewerage system. So जो एनवायरमेंट है जहाँ पर ह्यूमंस रहते हैं, वो और जो काम करते हैं, तो वो हमेशा सेफ होना चाहिए एक तो, और कॉन्फिडेंट होना चाहिए, यानी कि हाँ ह्यूमन बींग कह सकता है कि मैं यहाँ रह सकता हूँ, ऐसा होना चाहिए एनवायरनमेंट। जो सैनिटेशन है उसमें हम क्या क्या देख सकते हैं कि प्योर वाटर सप्लाई, अगर वाटर सप्लाई अच्छी है, साफ सुथरा पानी आपको मिल रहा है, तो कई ऐसी डिजीज है जो वाटर बोर्न हो सकती है, तो उससे हम बचे रहेंगे, और हमें प्रॉपरली इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते रहेंगे, तो हमारे पास वाटर्स में जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, तो उस चीज की कमी नहीं आएगी। सैनिटेशन ऑफ फूड आर्टिकल्स, जो फूड आर्टिकल्स है उनको हमें हमेशा साफ रखना चाहिए, जिन बर्तन में हम खाना बनाते हैं, और या फिर खाना है उसे हमें ढक के रखना चाहिए, तो खाने को साफ सफाई से बनाना चाहिए। तो अगर हम है ना इसको यूज करेंगे, तो हमें जो फूड बॉर्न डिजीज है या फिर जो खाने से हमें हो रही है, तो वो नहीं होगी डिजीज, तो इससे भी हम बच गए। सेफ वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई हमेशा सेफ होनी चाहिए, कि भाई जो आगे से पानी आ रहा है वो टोटल प्योरीफाई होना चाहिए, फिल्टर होना चाहिए, ताकि वहां से आगे से कोई ऐसा एजेंट ना आए जो डिजीज कॉज कर सके। सीवरेज सिस्टम, प्रॉपरली सीवरेज सिस्टम होना चाहिए, ताकि जो फीको ओरल रूट से जो डिजीजेस हो सकती है उसे रोका जा सके। तो एनवायरमेंटल सैनिटेशन ऑल ओवर कई ऐसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जिसको रोक लगा रही है, जिसपे अगर हम है ना एनवायरमेंटल सैनिटेशन रखते हैं, तो कई ऐसी डिजीजेस हो सकती है जिससे हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर वेंटिलेशन। प्रॉपर वेंटिलेशन का मतलब है कि वेंटिलेशन मतलब कि हवा का आना जाना। तो ऐसा घर बनाना चाहिए जिसमें हम आसानी से हवा आए और जा सके। सो द हाउस should be designed to allow external as well as internal ventilation, proper sunlight and fresh air which inhibits the growth of microbes. तो जो घर है वो ऐसा डिजाइन होना चाहिए कि उसमें बाहर से हवा आ भी सके, और अंदर की जो हवा है वो बाहर जा सके। इससे क्या होगा कि जो अंदर अगर मान लीजिए कि आप एक कमरे में हैं, उसमें एक ही खिड़की है, तो क्या होता है कि CO2 लेवल अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो बाहर नहीं जाएगा, तो हमें एंजाइटी फील होगी, घुटन महसूस होगी। तो ये जरूरी है कि CO2 बाहर जाए, उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए। वो खिड़की भी मान लीजिए आपने बंद कर रखी थी,
तो फिर तो CO2 का लेवल बहुत ही ज्यादा। अब हम उसे खोलेंगे खिड़की को, तो क्या होगा कि बाहर से जो फ्रेश ऑक्सीजन एयर है वो अंदर आएगी और CO2 बाहर जाएगी। तो इसलिए वेंटिलेशन की बात रखी जा रही है। और हम जानते हैं कि अगर एयर में अगर मॉइस्चर है तो क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रोथ करने लगते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो इससे कई डिजीजेस हो सकती है, इसलिए प्रॉपर वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट है क्लीनिंग। क्लीनिंग तो हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लीनिंग के बिना हम किसी भी डिजीज से तो वैसे ही नहीं बच सकते। सो द हाउस होल्ड आर्टिकल्स शुड बी कंटिन्यूसली क्लीन विद टाइम, डस्टिंग, मोपिंग ऑफ फ्लोर ऑल रिड्यूस माइक्रो ग्रोथ। क्लीनिंग कैसे जरूरी है, क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जैसे कोई आर्टिकल्स रखे रहते हैं तो उनपे धूल जम जाती है, तो वहां पे जो माइक्रोब्स है उनकी ग्रोथ करने के बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस हो सकते हैं। जो फ्लोर होता है उस पे माइक्रोब्स पाए जाते हैं। तो छोटे बच्चे होते हैं जिनके घर में, तो वहाँ छोटे बच्चे खेलते हैं, तो कई बार वो हाथों को मुंह में ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो फ्लोर के जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे या फिर जो डस्ट थी, तो वो उनके मुंह में चली जाती है, जिसकी वजह से उन्हें GI इन्फेक्शन, डायरिया हो सकता है। तो क्लीनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट है डिस्करेज हाउस होल्ड पेट्स। हमेशा जो हम देखते हैं कि कई लोगों के घर में कहीं डॉग, कहीं कैट्स या कहीं और कोई पेट पाए जाते हैं, तो जितना हो सके इन्हें अवॉइड करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी कैरियर हो सकते हैं डिजीज के। सो द हाउस होल्ड पेट्स आर कैरियर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ट्रांसमिट द इन्फेक्शन to human being, so they should be treated if disease. The rat can lead plague and malaria caused by mosquito. Therefore, use pesticides for reduce the risk of disease. मतलब है कि कई ऐसे हाउस होल्ड पेट्स होते हैं, जो मान लीजिए डॉग है, अगर हम उन्हें प्रॉपरली उनका चेकअप नहीं करा रहे, वैक्सीनेशन नहीं करा रहे, और हम उन्हें घुमाने ले जा रहे हैं बाहर, तो मान लीजिए कि उसे कोई इन्फेक्शन लग गया बाहर से, तो क्या होगा, अब वो एक कैरियर बन गया जो हमें है ना डिजीज कॉज कर सकता है, हमें वो इन्फेक्शन दे सकता है। तो इसलिए उनका भी प्रॉपर, अगर आपके पेट है ही तो उसका प्रॉपर उसकी देख रेख करनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि कई घरों में रेट्स होते हैं या फिर चूहे होते हैं, रेट्स आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, प्लेग कॉज करते हैं। तो हमेशा है ना, पहली बात तो उन्हें है ना जितना हो सके ट्राई करना चाहिए कि वो घर से चले जाएं। अगर मान लीजिए फिर भी बहुत सारे हैं, तो हमें हमेशा है ना किचन में है ना सब चीजें ढक के रखनी चाहिए, ताकि हमें ये डर ना रहे कि हाँ ये इनसे हमें खतरा हो सकता है। मलेरिया, जैसे हम देखते हैं कि जब बारिश का सीजन आता है तो बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं, तो हमें खुद सेफ रहना चाहिए कि आ, हमें कॉइल लगानी है या फिर हमें मच्छरदानी का यूज करना है उससे बचने के लिए। तो हमें अपने लिए खुद ही अवेयर रहेंगे, तभी हम डिजीज से बच सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड फिफ्थ पॉइंट है पर्सनल हाइजीन। तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल मानेंगे तो इसे, कि पर्सनल हाइजीन अगर मेंटेन है तो किसी भी तरह से कोई डिजीज हमें नहीं लग सकती। तो जैसे हम देखेंगे कि शॉर्ट नेल्स, क्लीन बॉडी, वेल लिविंग एंड डेली बाथ, दीज हैबिट्स कैन बी प्रिवेंट द मोस्ट टाइप ऑफ इन्फेक्शन। अगर आपके नेल्स बड़े हैं तो क्या होता है उसमें कि पानी ठहरता है कहीं ना कहीं। ऐसा तो है नहीं कि आप हैंड वॉश कर रहे हैं तो बिल्कुल वो सूख गए, थोड़ी मॉइस्चर रहती है उसमें। क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करने लग जाते हैं और आप उसी से खाना खा लेते हैं, तो वो हमारे GI ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं, हमें डिजीज कॉज कर देते हैं। तो ये हमारी पुअर हाइजीन ही है जिसकी वजह से हम बीमार हुए। हम डेली बात नहीं ले रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो गया कि स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं। और जो हमारी डेली हैबिट्स है उनको भी हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए, कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करनी चाहिए। तो हम जितनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखेंगे हम उतने ही बीमारियों से भी बचे रहेंगे। सिक्स पॉइंट है हैंड वॉशिंग एंड डिसइंफेक्शन टेक्निक्स। हैंड वॉशिंग, इन करंट हैंड वॉशिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और डिसइंफेक्शन टेक्निक्स भी। हैंड वॉशिंग रिमूव्स मोस्ट ऑफ इन्फेक्शन एजेंट्स एंड द डिसइंफेक्ट्स आर रिमूव द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो हैंड वॉशिंग है इन प्रेजेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हमें पता है कि कोरोना चल रहा है, तो हमें हैंड वॉश करते रहना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे हाथों पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगे होते हैं वो कई हद तक वो क्लीन हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। और डिसइंफेक्शन टेक्निक्स में हम देखते हैं कि डिसइंफेक्शन क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करना, उनको खत्म करना। इट्स नॉट अ स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन में तो क्या करते हैं, स्पोर्स भी क्लीन हो जाते हैं, लेकिन जो डिसइंफेक्शन में एक लेवल तक, मतलब कि हाईली जो स्पोर्स है उन्हें हम किल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी कई हद तक हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। सो डिसइंफेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसइंफेक्शन हम देखते हैं जैसे हम फ्लोर ऑफ मूविंग करते हैं तो उसमें कई लोग फिनाइल का यूज करते हैं, लाइजोल का यूज करते हैं, और जब कपड़े धोते हैं तो हम डेटॉल का यूज करते हैं, तो वो ये सब डिसइंफेक्ट है। नेक्स्ट है नर्सिंग केयर अ पेशेंट इन होम। This days home care nursing popular to prevent nosocomial infections, क्रॉस इन्फेक्शंस। जो नर्सिंग केयर है एट होम वो अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट भी होता रहता है, और तो और वो कई जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस है, क्रॉस इन्फेक्शंस है, नोजोकोमल इन्फेक्शंस है, उससे प्रिवेंट रहता है कई जगह कई तरह से। 8th पॉइंट है हेल्थ एंड इम्यूनिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ एंड इम्यूनिटी। अगर हमारी हेल्थ और इम्यूनिटी दोनों ही अच्छी है तो हमें किसी भी प्रकार की कोई डिजीज नहीं हो सकती। A well balanced diet, good habit, pure air, exercise, yoga helps a person to develop resistance against infection. अगर हम हेल्दी हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, हमारी हैबिट्स अच्छी है, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, टाइम से उठना, टाइम से सोना, प्योर एयर, एक्सरसाइज, योगा, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो ये सब क्या करते हैं, इन्फेक्शन से डिजीज के अगेंस्ट काम करते हैं। अगर हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं और हमारी हैबिट्स अच्छी है तो कैसे कोई डिजीज हो सकती है? फूड बोर्न डिजीज हो ही नहीं सकती, वाटर बोर्न डिजीज हो ही नहीं सकती। अगर हम प्योर एयर ले रहे हैं तो क्या हो गया, हो सकती है रेस्पिरेटरी डिजीज? नहीं हो सकती। एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, कोई जॉइंट पेन नहीं होगा, हम आराम से एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तो ये सब ना, ये सब मिलके हमारी हेल्थ को, इम्यूनिटी को बढ़ावा देती है। तो ये सब थे प्रिंसिपल्स माइक्रोबायोलॉजी के। अब हम देखते हैं कि जो कोच थे, रॉबर्ट कोच, उन्होंने जो पोस्टुलेट दिए थे वो क्या होता है। रॉबर्ट कोच ने बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई डिजीज है तो उसके पीछे कोई एजेंट होगा, और उन्होंने ये प्रूव भी करा। तो कैसे किया? तो कोच पोस्टुलेट, हमें ऐसे डायग्राम देख रहे हैं सामने, तो इसमें हम आपको एक है ना चूहा दिखाई दे रहा है, ये रेड था जिसको कोच ने लिया एज अ लेबोरेटरी एनिमल, ठीक है। अब इसे डिजीज थी तो कोच ने क्या किया, इसका सैंपल लिया, सैंपल निकाला इसका। सो हम इसे पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आइसोलेटेड फ्रॉम अ डिजीज और डेथ एनिमल। तो कोच ने इसका सैंपल लिया कि इसे कोई डिजीज है तो इसका ब्लड निकाला। उसके बाद क्या किया उन्होंने, सेकंड ए में देखिए, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ग्रोथ इन प्योर कल्चर। जो ऑर्गेनिज्म था उसका क्या करा, कोच ने कल्चर कराया। हमें पता है कि कोच ने बताया था कि किस किस प्रकार से हम है ना प्योर कल्चर करा सकते हैं, हमने पढ़ा था अपनी पिछली क्लास में, हिस्ट्री में जब हमने पढ़ा था। तो उन्होंने कल्चर के बारे में बहुत अच्छा बताया था, उन्होंने कई मीडिया भी बताए थे। तो हमने देखा कि भाई जो कोच है उन्होंने प्योर कल्चर कराया, तो उससे क्या हुआ कि कॉलोनीज बनी, जो एजेंट है, जो ऑर्गेनिज्म है, उसकी कॉलोनीज बनी, उसने अच्छी अच्छी ग्रो करी। और उसके बाद क्या किया, सेकंड बी में देखिए, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आइडेंटिफाइड। जो कोच थे उन्होंने देखा उसे माइक्रोस्कोप में और आइडेंटिफाई किया, हाँ भाई ये है, ये ऑर्गेनिज्म है इसका, मतलब ये डिजीज जिसे हुई इसकी वजह से इसकी डेथ हुई, इसका ऑर्गेनिज्म ये है।
अब जो आइसोलेट किया था कोच ने, जो जो रेड था, जो लैब एनिमल था, उसे जो आइसोलेट किया था सैंपल, उसको देख लिया, पहचान लिया। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने देखिए, अब थर्ड पॉइंट में, अब उन्होंने एक हेल्दी एनिमल लिया, उसमें उस सैंपल को इंसर्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि जो हेल्दी एनिमल था उसको भी अब वो बीमारी हो गई, उसको वो बीमारी हुई, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। अब कोच पोस्टुलेट में कोच ने क्या देखा, फोर्थ पॉइंट में देखिए, द डिजीज इज reproduced in the laboratory animal, organisms are isolated from the animal। अब उन्होंने देखा कि इसकी डेथ हो गई। अब ऐसे कैसे डेथ हो गई, ये तो उस वाले से लिया था, ये तो मैंने पहले वाले चूहे से लिया था, अब इसकी डेथ कैसे हो गई। तो उन्होंने वापस सैंपल लिया उसका और वापस देखा, तो उन्होंने क्या पाया कि ये जो पहले वाले एनिमल में था वही सेम सेकंड वाले एनिमल में है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई डिजीज है तो उसके पीछे कोई पॉजिटिव एजेंट होता है, वही डिजीज कॉज करता है। अगर मान लीजिए कि ऐसे तो कह नहीं सकते कि उस चूहे को तो बीमारी थी, अब क्या कर सकते हैं, ऐसे तो है नहीं, वो बीमारी किसी न किसी वजह से ही थी। तो वो वजह क्या थी, वो ऑर्गेनिज्म थी। अगर वो ऑर्गेनिज्म वजह नहीं होती या बीमारी उसकी खुद की होती तो ऐसा नहीं होना चाहिए था ना कि दूसरे वाले चूहे को भी वही बीमारी हो गई और वो मर गया। इसका मतलब उन्होंने ये प्रूफ किया कि अगर कोई डिजीज है तो वो किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होती है। तो हम इसको पॉइंट्स में अगर हम देखना चाहे तो हम देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट में देख रहे हैं, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर पैथोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल केसेस ऑफ डिजीज। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या पैथोजन होते हैं, वो जितने भी डिजीज के केस होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं, यानी कोई भी डिजीज है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, द पैथोजन कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द डिजीज होस्ट एंड ग्रो इन प्योर कल्चर। तो उन्होंने क्या किया था, सेकेंड स्टेप, उसको आइसोलेट किया था और उसकी ग्रोथ कराई थी कल्चर में। थर्ड पॉइंट में उन्होंने क्या किया था, द पैथोजन फ्रॉम द प्योर कल्चर मस्ट कॉज द डिजीज व्हेन इनोक्यूलेटेड इनटू अ हेल्दी ससेप्टिबल लेबोरेटरी एनिमल। उन्होंने जब क्या किया, जब प्योर कल्चर करा के उसे वापस इंजेक्शन में लोड करके और लेबोरेटरी एनिमल में इनोक्यूलेट तो कर दिया, अब क्या हो गया, अब उसको भी डिजीज हो गई। तो हम फोर्थ पॉइंट में क्या देखते हैं, और उसकी डेथ हो गई थी। तो फोर्थ पॉइंट में देखते हैं, द पैथोजन मस्ट बी रीआइसोलेटेड फ्रॉम द न्यू होस्ट एंड शोज बी द सेम एज द ओरिजिनली इनोक्यूलेटेड पैथोजन। और उन्होंने देख लिया कि ये जो हमने रीआइसोलेट किया है, ये जो न्यू होस्ट है, ये बिल्कुल पहले जैसा है जो हमने पहले पैथोजन आइसोलेट किया था। मतलब है कि कोई भी अगर डिजीज है तो उसके पीछे किसी ना किसी पैथोजन का हाथ होता है। अगर कोई डिजीज है तो उसके पीछे कोई ना कोई पॉजिटिव एजेंट प्रेजेंट होता है। तो ये जो पोस्टुलेट थे कोच ने दिए थे, इसे हम कोच पोस्टुलेट कहते हैं। So thank you very much. If you like the video, so please like and subscribe the channel and share.